सो दिस इज अ क्वेरी। हम परचेज रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं, कैसे हम परचेजेस को रिकॉर्ड करें। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि मैंने 100 LG के LED टीवी खरीदे 20,000 रुपए का एक, मैसर्स LG इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे ऊपर GST लगा रहा है, CGST और SGST। तो परचेज को रिकॉर्ड करने से पहले आपको एक बात समझनी है, दैट इज अबाउट GST। ठीक है, GST को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक होता है CGST, एक होता है SGST और एक होता है IGST। ठीक है, CGST और SGST कंबाइंड लगते हैं एक साथ। मतलब अगर GST का रेट जो है किसी आइटम पर टैक्स है 28%, तो 14% CGST, 14% SGST लगेगा। ठीक है, अगर IGST चार्ज हो रहा है तो वो पूरा 28% चार्ज होगा। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कब ये वाली सिचुएशन आती है, दैट इज कॉल्ड सिचुएशन 1, एंड कब सिचुएशन 2 को आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं दिल्ली में रहता हूं, ठीक है, मेरी होम सिटी क्या है, दिल्ली, और मैं गुड सप्लाई कर रहा हूं, मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो दिल्ली में ही है। मैं जहां गुड सप्लाई कर रहा हूं वो दिल्ली का ही है। तो इन दैट केस CGST एंड SGST आर लेवेड। ठीक है, अगर मैं कोई लोकल सेल कर रहा हूं, लोकल सेल मतलब विद इन स्टेट बाउंड्रीज, हाँ, अगर मैं अपनी स्टेट के अंदर सेल कर रहा हूं तो CGST और SGST लगेगा। ठीक है, CGST stands for Central Goods and Service Tax, SGST stands for State Goods and Service Tax, IGST stands for Integrated Goods and Service Tax। ठीक है, ठीक है, ये हुआ सेंट्रल, ये हुआ स्टेट। ओके, लेकिन अब ये थी हमारी सिचुएशन 1 जहां CGST SGST दोनों लगेंगे। अब देखिए, मैं दिल्ली का बंदा हूं लेकिन मैं हरियाणा में सप्लाई कर रहा हूं माल। इन दैट केस IGST विल बी चार्ज। ठीक है, समझ आई बात इतनी? अगर GST का रेट सपोज 28% है तो यहाँ 14% हो जाएगा और IGST पे पूरा 28% एक ही लगेगा। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? अब हम चलते हैं आगे। GST ऑन सेल्स। सॉरी, पहले हम बात करते हैं GST ऑन परचेज के बारे में। GST ऑन परचेज, इसको हम बोलते हैं इनपुट GST। क्या बोलते हैं? इनपुट GST। इनपुट GST दैट इज कंसीडर्ड एज एन एसेट। हम उसको अपनी एसेट मानते हैं क्योंकि इसके हमें फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फ्यूचर बेनिफिट्स। फ्यूचर बेनिफिट्स। ठीक है, अगर GST ऑन सेल्स है, हमने किसी को माल बेचा और उससे GST लिया, वो हमें सरकार को जमा कराना होता है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट GST। दैट इज अ लायबिलिटी फॉर अस। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, हमें सरकार को कितना टैक्स जमा कराना है, दैट इज कॉल्ड नेट GST पेएबल। क्या बोलते हैं उसको? नेट GST पेएबल। दैट इज आउटपुट टैक्स जो हमने कलेक्ट करा लोगों से, लेस इनपुट टैक्स। जितना हम टैक्स जो है परचेज करते टाइम पे कर चुके हैं वो लेस हो जाता है। तो क्या हमें बेनिफिट्स मिले? हाँ सर, मिल गए। तो ऐसे ही सपोज हमने 1,000 रुपए टैक्स कलेक्ट करा, जिसमें से 800 रुपए हमने परचेज पर पे कर रखा है, तो अब सरकार को हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा? 200 रुपए। ठीक है, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट।
हमें इनपुट टैक्स का बेनिफिट मिल गया। क्लियर है बात? यहाँ पर हमें किसका बेनिफिट मिल गया? इनपुट टैक्स का बेनिफिट। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है कि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं। आउटपुट टैक्स, जितना टैक्स हमारा सेल पर था, जीएसटी ऑन सेल्स लेस जीएसटी ऑन परचेज, बाकी का पैसा हम सीए को दे देते हैं और वो हमारा टैक्स जमा करा देता है। करा दे। अब हमें ये सीखना है कि हम अपने परचेज इनवॉइसेस को रिकॉर्ड कैसे करें जिन पे जीएसटी लगा हुआ है। देखिए, जब हम परचेज इनवॉइसेस को रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टैली में जानना है, टैली में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। टैली के अंदर हमने अकाउंटिंग वाउचर्स ओपन करने हैं। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर्स कैसे, ये देखिए, तो अकाउंटिंग वाउचर्स ये रहे, दिख रहा है ना आपको? हाँ। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर हमने एंटर करना है। ठीक है, ये हमारे वाउचर्स खुल गए अलग अलग तरह के। इसके बाद हमने परचेज वाउचर सिलेक्ट करना है। परचेज वाउचर का शॉर्टकट की क्या है? F9। ये दिख रहा है आपको? यहाँ से हम F9 प्रेस करके या फिर इस पे क्लिक करके परचेज वाउचर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा परचेज वाउचर सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं प्रेस F9 फॉर परचेज वाउचर। ये हमारा पहला स्टेप हुआ, स्टेप नंबर 1। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमने परचेज को जो रिकॉर्ड करना है वो किस फॉर्मेट में करना है। ठीक है, परचेज वाउचर फॉर्मेट, वी हैव 2 फॉर्मेट्स। ठीक है, एक होता है पहला इनवॉइस फॉर्मेट एंड सेकंड इज वाउचर फॉर्मेट। जब आप डेबिट क्रेडिट टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं परचेज को, ठीक है, जैसे गुड्स खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, इस फॉर्मेट में आपने अगर रिकॉर्ड करना है तो आप वाउचर फॉर्मेट यूज करेंगे। लेकिन जनरली जो ट्रेडर्स होते हैं वो वाउचर फॉर्मेट यूज नहीं करते, वो इनवॉइस फॉर्मेट यूज करते हैं। इनवॉइस का मतलब होता है बिलिंग फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में उन्होंने, ठीक है, बिल रिसीव करा है, या बिल का फॉर्मेट आप देखते हैं ना दुकानों पे जाते हैं किस तरीके से बिल देते हैं, अलग अलग आइटम लिखी हुई आती है, फिर उसका रेट लिखा हुआ आता है, फिर उस पर जीएसटी लिखा हुआ आता है। तो अगर आपको इस फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड करना है तो आप इनवॉइस फॉर्मेट यूज करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि ये सिलेक्ट कैसे होगा। ठीक है, सिलेक्ट इस तरीके से होता है, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया एज वाउचर। अगर आप वाउचर चाहते हैं तो यहाँ देखिए वी के नीचे डबल लाइन आ रही है, इसका मतलब आपको वी अकेला प्रेस नहीं करना, कंट्रोल वी प्रेस करना है। कंट्रोल वी जो शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल वी। चाहे आपको वाउचर फॉर्मेट यूज करना है या इनवॉइस फॉर्मेट, आज मैं आपको इनवॉइस फॉर्मेट सिखाऊंगा। तो आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। अब ये हमारा वाउचर फॉर्मेट देख रहे हैं, अब यहाँ क्रेडिट आ रहा है। हाँ, तो ये डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा आपकी परचेज को। अब दोबारा आप कंट्रोल वी दबाएंगे तो यहाँ पर ये इनवॉइस फॉर्मेट है। ठीक है, ये बिलिंग फॉर्मेट है। ठीक है, अब आप इनवॉइस फॉर्मेट के अंदर भी 2 फॉर्मेट्स होते हैं, एक होता है आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस में आइटम वाइज एंट्रीज होती हैं, किस आइटम को किस रेट पे खरीदा, और एक होता है अकाउंटिंग इनवॉइस। मैं आपको दोनों दिखा देता हूं, लेकिन हम बात करेंगे आइटम इनवॉइस के बारे में। यहाँ पे आइटम वाइज डिटेल्स आप डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सिंपली लिख देते हैं कि मैंने इतने का माल खरीदा, आपको आइटम वाइज डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी आज आइटम्स इनवॉइस के बारे में बात करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ आइटम इनवॉइस कैसे सिलेक्ट करें या अकाउंटिंग इनवॉइस कैसे सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिखते कैसे हैं। यहाँ लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स, देख रहे हो आप, इसका मतलब यहाँ पर आइटम का नाम डल ही नहीं सकता। तो ये कौन सा इनवॉइस हो गया? ये अकाउंटिंग इनवॉइस हो गया। ठीक है, और अब आपको स्विच करना है आइटम इनवॉइस में। तो ये देखिए, देख रहे हैं आप आइटम इनवॉइस, यहाँ लिखा है आई।
आई के नीचे सिंगल लाइन है। जब सिंगल लाइन का मतलब होता है आपने इसको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है, ठीक है। तो आपको स्विच करने के लिए ऑल्ट प्लस आई का प्रयोग करना पड़ेगा। ये शॉर्टकट्स हैं, ऑल्ट प्लस आई, या फिर आप सिंपली क्लिक भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आइटम इनवॉइस, यहाँ देख रहे हैं नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ आ गया, हाँ ठीक है जी, क्लियर है इतना। तो अब हमने आइटम इनवॉइस सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको वापस जाना है, इनवॉइस फॉर्मेट चेंज करना, दोबारा से सेम इसी पे क्लिक करेंगे या ऑल्ट प्लस आई दबाएंगे, आई ठीक है। तो ये आप करें वाउचर इनवॉइस, मतलब आप फॉर्मेट चेंज होते रहेंगे। तो हमने क्या सिलेक्ट करना है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा बिलिंग फॉर्मेट है जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस फॉर्मेट, और ये आइटम इनवॉइस है क्योंकि नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट, ठीक है, पुट और एंटर डिटेल्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, F2 प्रेस करना है। F2 से आपने डेट सिलेक्ट करनी है, ठीक है। F2 से जब आप डेट सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए F2, यहाँ पर देखिए F2 यहाँ प्रेस कर सकते हैं। आपने किस दिन एंट्री डालनी है, जैसे सपोज आज जो डेट है दैट इज 7th of October, तो 7th of October डेट डालनी, ठीक है। तो आपने यहाँ डेट सिलेक्ट करनी, तो मैंने 7th of October डेट सिलेक्ट कर ली। 7th of October कौन सा ईयर है, 2020 है। देखिए डेट ले नहीं रहा, तो मैं अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करूंगा। मेरा फाइनेंशियल ईयर है जो 2021 है। अब देखिए, तो यहाँ आप F2 प्रेस करेंगे, F2 के बाद डेट सिलेक्ट करी, ये आ गया 7 अक्टूबर 2020। इसके बाद ये नेक्स्ट डिटेल क्या मांग रहा है, ये नेक्स्ट डिटेल जो मांग रहा है वो मांग रहा है सप्लायर का इनवॉइस नंबर। इसका मतलब जिससे आपने माल खरीदा उसने आपको बिल दिया होगा, तो उस बिल का लाइक मैं डाल देता हूँ 1234। तो यहाँ पे आप बिल का नंबर डालेंगे 1234, एंटर। फिर बिल की डेट, कई बार बिल आप बाद में रिकॉर्ड करते हैं, आता पहले है। इनवॉइस डेट डालेंगे आप, इनवॉइस की डेट, सपोज ये मेरे पास 7 अक्टूबर को नहीं 5 अक्टूबर को बिल आ गया था, तो 5th अक्टूबर को मैं यहाँ दिखाऊंगा 5th अक्टूबर का बिल है, मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आता है उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ पार्टी अकाउंट, पार्टी अकाउंट लेजर। अब आपने जिससे माल खरीदा उसका आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत प्रीलिमिनरी स्टेज पे हम थोड़ा सा लंबा प्रोसेस बताते हैं, लेकिन मैं आज आपको सीधा शॉर्टकट बताऊंगा। जब भी आप कोई चीज क्रिएट करेंगे, क्रिएट एनी न्यू थिंग, create any new thing in Tally, new item और अकाउंट इन Tally। आप Tally के अंदर कोई भी नई चीज क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका शॉर्टकट है Alt plus C, Alt plus C, हाँ, Alt plus C, ये क्रिएट का शॉर्टकट है। अब हमें एक लेजर क्रिएट करना है जिसका नाम है LG इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे Alt plus C दबाया मैंने, तो ये लेजर पर चले गए हम, है ना। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने लेजर, किसका लेजर बनाना है। जैसे कि आपने LG इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर बनाना है, तो लेजर में LG इलेक्ट्रॉनिक्स आप डालेंगे, तो यहां मैं डाल रहा हूं LG इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसके बाद LG इलेक्ट्रॉनिक्स का नेचर ऑफ अकाउंट, लेजर नेम आ गया। अब उसका अंडर मतलब वो किस नेचर का है, तो ये हमारा एक क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर का हेड ऑलरेडी बना होता है, तो यहाँ पर आप क्रेडिटर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट आपसे पूछता है मेंटेन, अगर आप यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। होता क्या है, बिल बाय बिल बैलेंस का मतलब होता है जैसे आपने एक सप्लायर से 4 बार माल खरीदा अलग अलग बिल पर, बिल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, और आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको डिफाइन कर सकते हो उसमें कि आपने किस बिल की पेमेंट करी। अगर आप इसको नो करोगे तो फिर आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आप इसको यस करोगे तो आप डिफाइन करोगे आप किस बिल की पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ आ जाएगा मेंटेन बिल वाइज, ठीक है। इसको आप यस करें तो बहुत अच्छा है,
इसके बाद हम आगे चलते हैं, अभी हम बाकी चीजों को नहीं छेड़ते, अब आ जाते हैं मेलिंग डिटेल्स। इसका एड्रेस क्या है, ये दिल्ली का है, स्टेट लिखनी मैंडेट है क्योंकि स्टेट डिसाइड करती है कि इस पे टैक्स कौन सा लगेगा, सीजीएसटी या एसटी। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें कॉन्टैक्ट पर्सन, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट या डाल सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब आता है इसका पैन नंबर। अब इसका पैन नंबर क्या है वो उसके बिल पे लिखा होगा, तो आप डालेंगे ABCPS 5842C। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया, एक पैन नंबर डाल दिया। उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मतलब आपने से माल खरीदा, इसने आपसे जीएसटी लिया, तो इसका जीएसटी नंबर। अब हम यहाँ पे रेगुलर डीलर का मतलब होता है एक सेकंड से होल्ड करना, आपको मिलेगा। एक सेकंड होल्ड करना। देन यहाँ पर उसका जीएसटी आएगा, ठीक है, पैन नंबर देन जीएसटी। स्टेट डालना मैंडेट है, स्टेट जो है दिल्ली डालना है, उसका एड्रेस पूरा डालो, स्टेट जरूर डालना। वैसे पूरी रिकॉर्ड करो, सारी चीजें डालो तो बहुत अच्छा है, आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी कभी। तो स्टेट हमने दिल्ली डाली, उसके बाद उसका जीएसटी नंबर डालना मैंडेटरी है। जीएसटी क्या होता है, इसके जो शुरू के डिजिट्स होते हैं, शुरू के 2 डिजिट्स, वो आपकी स्टेट का कोड होता है, जैसे 07 दिल्ली के लिए होता है। इसके बाद के जो डिजिट्स हैं, लेटर्स हैं, दैट इज पैन नंबर, आपका पैन नंबर। उसके बाद के जो 3 डिजिट हैं, ठीक है, वो आपका एक यूनिक कोड होता है, 3 डिजिट, जैसे 1ZQ होता है या 1ZN या कुछ भी, ये 3 डिजिट का ही होता है। ठीक है, तो ये आपका जीएसटी नंबर डालना जरूरी है। तो जीएसटी नंबर यहाँ बन जाएगा ABCPS 5842C1ZN डाल देते हैं। ठीक है, यस कर दिया। जैसे ही आप यस करेंगे, सेव हो गया, आपका एक लेजर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है, ये देखिए, ये जो विंडो खुली है, ये आपकी सप्लायर की डिटेल्स है। सप्लायर की डिटेल्स, यहाँ पर अपने एड्रेस नहीं डाला तो यहाँ नहीं दिखा रहा, अगर आप एड्रेस डालते तो यहाँ दिखाता। जैसे कि अगर सपोज ये है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का है, तो हमने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी डाल दिया, बाकी सारी चीजें वही आई हैं जो आनी चाहिए। ये सप्लायर डिटेल्स आ गए। ठीक है, आप एंटर करते हुए चलेंगे आगे। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है, दैट इज परचेज लेजर। 5th स्टेज, दैट इज परचेज लेजर। ध्यान रहे, कोई भी गलती नहीं करनी, आपको बहुत स्पेसिफिक वे बता रहा हूं, उसी तरीके से चलना है। अब आपको इसको भी क्रिएट करना पड़ेगा, और क्रिएट का शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, जो होता है Alt+C। ठीक है, अब आप क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करा Alt+C दबाकर आपने। ठीक है, जब आप यहाँ क्रिएट करेंगे तो यहाँ आप लेजर का नाम देंगे, जनरली परचेज लेजर। ठीक है, आप अपनी मर्जी से अलग अलग परचेज को अलग अलग लेजर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो रिकॉर्ड करता हूँ, मेरा तरीका क्या है, मैं एक ही परचेज अकाउंट बनाता हूँ। जो नेम है मैं उसमें परचेज लिखूंगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ मैं परचेज नाम से एक लेजर बना रहा हूँ। अच्छा, ये नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं परचेज कर दिया। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, इस कंपनी में काम करा हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया परचेजेस। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज, ये बात आपको ध्यान रहे कि ये लेजर तभी काम करेगा जब आप इसको अंडर परचेज अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो आपको टाइप करके इसको अंडर परचेज अकाउंट करना है, अंडर परचेज अकाउंट। ये स्टेप्स अगर आपने फॉलो नहीं करे तो आपका जीएसटी ढंग से अप्लाई नहीं होगा, याद रहे, आपको बिल्कुल ठीक से स्टेप्स अप्लाई करना है। इसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस, क्योंकि आप इन्वेंट्री का मतलब क्या, स्टॉक वैल्यूज। इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्ट होंगी जब आप माल खरीदोगे, तो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इस ऑप्शन को आपने क्या करना है, यस मार्क करना है। यस मार्क करना है, तो हम इसको यस मार्क कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नॉट एप्लीकेबल, बाकी टाइप ऑफ लेजर में आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। ठीक है, जो चीज मैं कुछ नहीं बात कर रहा जिसके बारे में, वो नॉट एप्लीकेबल या एज इट इज रहने देंगे। अगर कोई चीज स्किप हो जाती है, इसका मतलब वो जैसे आ रही है टैली के अंदर, आप उसको वैसे रहने दें। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल।
ठीक है। इसके बाद इस जीएसटी, अब स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन के पॉइंट पे आ गए हैं। जीएसटी एप्लीकेबल है बिल्कुल, तो इसको हम एप्लीकेबल करेंगे। याद रहे यहां ना कोई जीएसटी सिलेक्ट करेंगे आप, ना कुछ ऑल्टर करेंगे, तो ये नो ही रहेगा। ठीक है सर। तो यहाँ पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी को आपने यस करना है, यस करेंगे, और सेट और ऑल्टर वाले ऑप्शन को नहीं छेड़ेंगे आप, इसको आप नो रखेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है टाइप ऑफ सप्लाई, आप क्या दे रहे हैं, गुड्स सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, सर्विस, तो यहाँ हमने गुड्स डाल दिया। ठीक है तो यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स एंटर करेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई ठीक है। अब यहाँ पर ये आपसे पूछेगा क्लासिफिकेशन और नेचर, तो आप यहाँ परचेज टाइप करेंगे और अपने अच्छे से आपने ये रीड करनी है सारे, ठीक है, सारी जितनी भी यहाँ पर लिस्ट दी हुई रीड करनी है। अभी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं अपनी स्टेट के अंदर से माल खरीद रहा हूँ, जो परचेज टैक्सेबल की हेडिंग में आती है। अगर मैं अपनी स्टेट के बाहर से माल खरीदूंगा तो ये आएगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। टैक्सेबल का मतलब क्या, इस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब ये परचेज टैक्सेबल में आएगा क्योंकि मैं दिल्ली से ही खरीद रहा हूँ, तो परचेज टैक्सेबल मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। या ठीक है, तो आपने हमेशा, कई बार टैली के अंदर ये ऑप्शन नहीं आता क्लासिफिकेशन का, लेकिन मैंने एक्टिवेट करा हुआ है तो मेरे पास आ रहा है। परचेज टैक्सेबल आएगा क्लासिफिकेशन में। अगर आप अपनी स्टेट के बाहर से माल खरीदें तो परचेज इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल आएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या आ गया, आइटम्स क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने आइटम्स क्रिएट करना है। अब आइटम्स का मतलब क्या, स्टॉक का नाम। तो 6 स्टेजेस क्रिएशन ऑफ स्टॉक आइटम्स। अब ये तो आपको पता है, जब आप स्टॉक आइटम्स क्रिएट करेंगे तो क्रिएट का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+C, Alt+C। तो ये Alt+C हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने नेम, आइटम का नेम से बताना है। नेम क्या है, जैसे कि LG LED टीवी, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया LG LED टीवी। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, हेड्स के सब हेड्स जैसे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एक हेड हो गया, उसके अंदर टीवी भी आ गया, मोबाइल भी आ गया, रेफ्रिजरेटर भी आ गया, तो वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है प्राइमरी कैटेगरी हो गया, बाकी सारी सेकेंडरी कैटेगरीज हो गई। लेकिन अभी के लिए हम जो कैटेगरीज हैं उसको ऐसा छेड़छाड़ नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे वो पूछ रहा है कैटेगरी कौन सी डालूं, अंडर, ये अंडर पूछ रहा है, तो अभी आप इसको प्राइमरी में ही डालेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने इसमें ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। जब हम स्टॉक को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम प्राइमरी ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अंडर प्राइमरी। इसके बाद देखिए यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब होता है मेजरमेंट, आप इन यूनिट्स को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स, अब टैली को नहीं पता कि टीवी जो है वो कैसे आप मेजर करते हैं, गिनते हैं, काउंट्स में होते हैं टीवी, तो आप उसको पीसेस में लिख सकते हैं, यूनिट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, यूटीएस यूनिट्स, नंबर्स में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो आपको ये यूनिट जो है क्रिएट करने पड़ते हैं टैली में। जैसे मैं नंबर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैं नंबर्स का एक यूनिट क्रिएट करूंगा, मैं टैली को बताऊंगा कि देखो भाई टीवी नंबर्स में आएंगे मेरे पास। ठीक है, तो क्रिएट के लिए अगेन Alt+C। अब यूनिट्स में जाके मैं क्रिएट करूंगा Alt+C। ठीक है, अब जब आप Alt+C क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर दो तरह के यूनिट्स होते हैं। एक होता है सिंपल यूनिट, सिंपल यूनिट मतलब जो अपने आप में इंडिविजुअल यूनिट है, और एक होता है कंपाउंड यूनिट, जिसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स हैं। जैसे एक डजन एक कंपाउंड यूनिट है जिसमें 12 पीस आते हैं, लेकिन एक पीस के अंदर वो एक पीस ही है, वो कंपाउंड, उसके अंदर और कुछ नहीं आता, वो इंडिविजुअल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमने सिंपल यूनिट्स की बात कर रहे हैं। कंपाउंड यूनिट के मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। डजन हो गया, ठीक है, क्रेट्स हो गए, केजीज भी कह सकते हैं कंपाउंड यूनिट है। अगर ग्राम्स जो है केजी ज्यादा इकट्ठे हो जाए तो किलोग्राम्स में हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल यूनिट आप क्रिएट करेंगे। सिंपल को अभी हम चलते हैं, सिंपल पर बात करें। सिंपल में आप क्रिएट करेंगे नंबर्स। ठीक है, नंबर्स, और नंबर्स का सिंबल क्या होता है,
नंबर्स का सिंबल होता है नंबर्स, ठीक है, NOS, NO, ठीक है। तो यहाँ नंबर्स एंड फॉर्मल नेम इसका क्या हो गया, नंबर। नेक्स्ट ये आपसे UQC पूछेगा, दैट इज कॉल्ड यूनिट क्वांटिटी कोड। ये GST के अंदर डिफाइंड है कि किस यूनिट को क्या कोड देना है। तो UQC इसका हो गया नंबर्स, NOS। जब आप नंबर्स टाइप करेंगे तो अपने आप दिखा देगा। इसका UQC जो है, जो कोड है वो NOS। ठीक है। टीवी की क्वांटिटी में डेसिमल्स नहीं होते। तो हम आगे चलें, ठीक है। ये हमने, ठीक है, यूनिट्स बना लिए, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे GST की एप्लीकेबिलिटी पे। अब देखिए GST तो लग रहा है इस पे, तो GST क्या रहेगा, एप्लीकेबल। GST आइटम के हिसाब से अपने रेट चेंज होते रहते हैं, जैसे टीवी पे अलग, मोबाइल पे अलग। तो इस आइटम वाइज GST को हम ऑल्टर करेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा सेट और ऑल्टर GST, इसको हम यस करेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसको हमने यहाँ पर एप्लीकेबल करके इसको यस करा। अब ये जो जगह है, यहाँ पर आप अपनी GST की डिटेल्स डाल सकते हैं पूरी, ठीक है। और इसको करने से पहले अगर देखिए कोई पहले से कोई टैक्स डाला हुआ है, तो ये देखिए टैक्स रेट हिस्ट्री आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं और इसको डिलीट मार सकते हैं अगर कोई हिस्ट्री है यहाँ तो, ठीक है। अब देखिए कई बार ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये नहीं आते। यहाँ पर देखो इतने सारे ऑप्शंस है, ये नहीं आते। कैसे नहीं आते, देखिए यहाँ पे F12 ये दिख रहा है आपको, F12 कॉन्फ़िगर। आप F12 जब प्रेस करेंगे तो आप F12 प्रेस करने के बाद कॉन्फ़िगर ऑप्शन में जाएंगे और वहां पे सारे ऑप्शंस को यस सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ऑल यस। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके पास सारे ऑप्शन नहीं आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। F12 से लेकर ये देखो सारे यस हुए पड़े। अगर मैं इसको नो कर देता हूँ तो आपके पास सिर्फ इतनी ही डिटेल्स आएंगी। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैंने इसको क्या करा, मैंने F12 को क्लिक करा और मैंने सबको यस कर दिया, ताकि आपके पास जितनी डिटेल्स आप डाल सको मैक्सिमम डालो। डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे हमने लिख दिया टेलीविजन, ठीक है, टेलीविजन। इसका HSN एक कोड होता है, ठीक है, जो हमें GST के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली यहाँ डालना होता है। तो अभी हम उसकी बात नहीं करें, हर आइटम का एक अपना कोड होता है। अभी मुझे टीवी का कोड नहीं पता, तो मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो HSN कोड आप डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च करेंगे HSN कोड फॉर टीवी, तो वो आपको दिखा देगा। अब देखिए इज नॉन GST गुड्स, इसका मतलब क्या होता है, क्या ये गुड्स नॉन GST हैं, तो आप इसको हमेशा नो करेंगे, क्योंकि गुड्स पर GST तो लग रहा है। हाँ, तो आप इसको नो करेंगे। तो आप आगे चलेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन टाइप में आप क्या लिखेंगे, GST किस पे कैलकुलेट होता है, जितने का माल आपने खरीदा, कैलकुलेशन टाइप। तो आप इसको ऑन वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, ऑन वैल्यू, ठीक है। आइटम के रेट के हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन ऑन वैल्यू ये देखा है मैंने जनरली। अब टैक्सेबिलिटी में आपके पास 3 ऑप्शन है, क्या ये गुड्स एग्जेम्प्ट है, नहीं, इन पे टैक्स लग रहा है, क्या ये निल रेटेड है, नहीं, इन पे 12% का टैक्स लग रहा है, तो ये टैक्सेबल में आते हैं। तो टैक्सेबिलिटी में आप यहाँ दिखाएंगे टैक्सेबल, ठीक है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये नो रहेंगे। इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो इसको नो करेंगे। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, जिससे हम माल खरीद रहे हैं उसका टैक्स हम जमा कराते हैं, वो उसको नहीं देते। उसका जो बिल आता है उस पर टैक्स हम खुद जमा कराते हैं। तो ऐसा अभी नहीं है हमारे साथ। इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, जनरली जिससे हम माल खरीदते हैं टैक्स वही जमा कराता है। तो आप इसको नो कर देंगे, कुछ सर्कमस्टांसेस को छोड़कर, ठीक है। और अब आता है इज इनएलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट। कुछ आइटम्स जो हैं या कुछ सर्विसेज हैं, वो उसका हमें आगे फायदा नहीं मिलता, चाहे हम उस पर टैक्स भी जमा कराएं, लेकिन उन आइटम्स या उन सर्विसेज का आगे फायदा नहीं मिलता, क्योंकि वो माना जाता है कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए। तो लेकिन ये टीवी ले रहे हैं, बिजनेस के लिए ले रहे हैं, हम ट्रेड के लिए ले रहे हैं, तो इसका तो हमें इनपुट टैक्स फायदा मिलेगा। तो इसलिए हम इसको इनएलिजिबल में नहीं डालेंगे, तो इसको लिखेंगे ये इनएलिजिबल नहीं है, नो, ठीक है। इज इनएलिजिबल, नो, इसका हमें फायदा मिलेगा आगे, तो ये इनएलिजिबल से नो गया। अब देखिए, अब आता है यहाँ पे टैक्स रेट्स। यहाँ टैक्स रेट डालेंगे। अब जैसे हमने 12% लिया है,
तो यहाँ 12% डालेंगे, वो 6 अपने आप सेंट्रल और स्टेट टैक्स में डिवाइड कर देगा। अब आगे चलना है, ठीक है। टाइप ऑफ सप्लाई में आपने क्या सप्लाई करा, टाइप ऑफ सप्लाई में आपने गुड्स डालना है, गुड्स, ठीक है। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, ठीक है। रेट ऑफ ड्यूटी को आप नहीं छेड़ेंगे, रेट ऑफ ड्यूटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। देख के लगता है अरे रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ डालना पड़ता होगा, टैक्स डालेंगे, जीएसटी का रेट डाल देंगे, नहीं, इसको आप नहीं छेड़ेंगे, लीव इट। चले आगे, अभी हमारी आइटम्स क्रिएट हो गई, आप देखेंगे आगे एलईडी टीवी। हाँ सर, ठीक है। अब हमने 100 एलईडी टीवी खरीदे, यहाँ 100 नंबर्स आ गया, रेट था 20,000, 20,000 के रेट पे खरीदे, कोई डिस्काउंट का परसेंटेज है तो वो यहाँ डालेंगे, ये 20 लाख का माल हो गया, ठीक है। हाँ। अब देखिए अगर कोई और आइटम है, लाइक मैं सपोज इसके अंदर एक और आइटम ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मोबाइल फोन्स भी खरीदे, मोबाइल फोन्स की के अलावा ऐसा करते हैं हम, एक टैबलेट्स, ठीक है, टैबलेट्स खरीदे, टैबलेट 10 टैबलेट, और 10 टैबलेट का जो रेट है दैट इज 10,000 ईच, ठीक है। ये भी हम डाल रहे हैं जिसपे 12% का टैक्स है, 12 नहीं, इस पे हम 18 कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब हम यहाँ टैबलेट्स बना लेते हैं, टैबलेट्स, ठीक है, इसको भी हम नंबर्स में डाल देते हैं। अब जब इसका जीएसटी ऑल्टर करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये टैक्सेबल हो गया और यहाँ रेट जो है 18% हो गया, ठीक है। तो ये 10 टैबलेट हमने 10,000 के खरीदे, ये हमारा 1 लाख का और माल हो गया। ये 2 तरह की आइटम्स हमने खरीदी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने इस पे जीएसटी लगाना, ठीक है। अब हमारा स्टेप कौन सा हो गया, आई थिंक 7th है, 7th स्टेप है अप्लाई जीएसटी। अप्लाई जीएसटी के लिए हमें क्रिएट करने पड़ेंगे लेजर्स, क्रिएट जीएसटी लेजर्स। अब आपको यहाँ पे जो टैक्स लगाना है, क्योंकि आपने माल दिल्ली से खरीदा है तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। आईजीएसटी भी क्रिएट कर ही सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी की जरूरत है। अब इसको क्रिएट करने के लिए अगेन Alt+C। अब देखिए जीएसटी के लेजर जो अंडर, किसके अंडर क्रिएट होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। आप एंटर करेंगे, ठीक है, ये अगेन पूछे कोई और आइटम डालनी है, आप फिर से एंटर करेंगे, आप बिलो द लाइन चले गए, यहाँ आपको जीएसटी लगाना है, Alt+C प्रेस करेंगे, आप लेजर क्रिएशन में आ गए। अब यहाँ आपने कौन सा लेजर क्रिएट करना है, सीजीएसटी, तो यहाँ सीजीएसटी लेजर क्रिएट करा। अब वो कह रहे हैं नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसका नाम चेंज करके इनपुट सीजीएसटी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लेजर क्रिएट करा सीजीएसटी नाम से। अब उसको किसके अंडर डालेंगे, उसको हम अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर डालेंगे, ठीक है। तो याद रहे इसको हम कहाँ डालेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर डालना है। अब ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जब हम डालेंगे तो एक टाइप ऑफ ड्यूटी पूछेगा, तो आपने उसमें वहां जीएसटी मेंशन करना है, तो हमने यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट करा। अब वो पूछेगा टैक्स टाइप, टैक्स टाइप के अंदर आपने सिलेक्ट करना है ये सेंट्रल टैक्स है, अगर एसजीएसटी होगा तो उसके लिए ये स्टेट टैक्स हो जाएगा, अगर आईजीएसटी होगा तो उसके लिए ये इंटीग्रेटेड टैक्स हो जाएगा, बस बाकी सब तरीके बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो सेंट्रल, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को नहीं छेड़ना, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन के साथ आप कोई छेड़ाखानी नहीं करेंगे, परसेंटेज के साथ कोई छेड़ाखानी नहीं करनी, नो, 0, ठीक है। ये आपका लेजर क्रिएट हो गया। अब देखेंगे जादू, ये टैक्स भी जो है अपने आप अप्लाई हो गया, 1,29,000 आप कैलकुलेट करेंगे तो भी इतना ही आएगा। 9% आप निकालिए, 20 लाख, सॉरी 6% 20 लाख का होता है 1,20,000, और 1 लाख का 9% होता है 9,000, तो ये अपने आप इसने लगा दिया। सिमिलरली आप सीजीएसटी का लेजर क्रिएट, एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करेंगे, इनपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, देन स्टेट टैक्स, एंटर करते हुए आप आगे जाएंगे, ये देखिए टैक्स लग गया। ये आपने अपनी परचेजेस को कंप्लीट कर लिया अच्छे से, बिल्कुल। अब इसके बाद कई बार क्या होता है, हम कैरेज जो है सामान मंगवाते हैं तो उसमें हमें कैरेज देनी पड़ती है, तो आप कैरेज भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 8 स्टेप हो गया, ऐड कैरेज, तो आपको एक नया लेजर और क्रिएट करना पड़ेगा कैरेज नाम से, ठीक है। तो यहाँ से कैरेज, कैरेज
ऑन परचेज लिखेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि पता रहे आपने खरीदने के लिए, मंगवाने के लिए, माल मंगवाने के लिए कैरेज पे करिए। अभी कैरेज जो हमारा एक्सपेंस है और इसका नेचर है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में आता है। ठीक है, जीएसटी एप्लीकेबल को आपने नो करना है, क्योंकि आपने इसको जीएसटी की कैलकुलेशन में नहीं लिया। अब जितना भी कैरेज है, ठीक है, जैसे सपोज 10,000 रुपए कैरेज है, तो मैंने 10,000 रुपए कैरेज डाल दिया। अब आपका जो बिल आ गया 23,23,68,000 का। अब आगे चलेंगे। अब देखिए 50,000 से ऊपर कोई भी माल इधर से उधर जाता है तो आपको ई वे बिल, रास्ते से जब आप माल लेके जा रहे होते हैं तो उसको आपको एक ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जनरेट करना पड़ता है। तो कह रहा है प्रोवाइड ई वे बिल, आपके पास इसकी ई वे बिल की डिटेल्स है, तो आप यहाँ ई वे बिल की डिटेल्स डाल देते हैं। ठीक है, अभी हम ई वे बिल के बारे में बात नहीं करते, इसमें नॉर्मल डिटेल्स आते हैं, वो ई वे बिल आपको सप्लायर देता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपने कोई नरेशन डालनी, कोई नोट डालना है तो वो डाल सकते हैं। ये आपका फर्स्ट बिल रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, आप एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, सेव हो जाएगा। अब आप देखना चाहें कि ये बिल कहाँ है, तो आप एस्केप करके इस विंडो पे आएंगे जिसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आप डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे। डिस्प्ले ऑप्शन में जाने के बाद आप अकाउंट बुक्स के अंदर जाके अपने परचेज रजिस्टर में एंट्री चेक करेंगे, आपको परचेज रजिस्टर में एंट्री दिख जाएगी। आप इसको एंटर करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, इसका प्रिंट आउट कैसे दें, प्रिंट या फिर इसको एक्सपोर्ट कैसे करें। देखिए, एक्सपोर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट होता है दैट इज Alt+E, और प्रिंट के लिए Alt+P। ठीक है, तो Alt+E दबाएंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। किस फॉर्मेट में करना है, यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट है, पीडीएफ, जेपीजी, किसी भी फॉर्मेट में। पीडीएफ फॉर्मेट में हम कर लेते हैं। ठीक है, पेज का साइज सिलेक्ट करना है, ये आप यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रिंट करना है तो Alt+P दबाएंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से फॉर्मेट आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये डिटेल्स आपके पास आ, तो इस तरीके से हमने परचेज इनवॉइस को रिकॉर्ड करना सीखा।